हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस इन्फिनिटी में। और माहौल तो अभी काफी गर्म चल रहा है, तनावपूर्ण चल रहा है। खैर, इस तनावपूर्ण माहौल का आनंद लेते रहिए अपने पड़ोसी मुल्क के साथ। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है आप सभी को, हम सभी को, कि आज 8 मई हो चुका है। और जहां तक आप सभी को पता होगा, जब आपने बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म सबमिट किया होगा तो कि नोटिफिकेशन के हिसाब से अब एसएससी इंटर लेवल एग्जाम में एग्जैक्ट 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो आपके पास आखिरी 60 दिन जो बचे हुए हैं अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए, अपने तैयारी को आप फाइनल चेकअप करने के लिए। तो मैं उसी कंटेक्स्ट में आप सभी के लिए ये एक टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं, इसको मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको डेली 25 क्वेश्चंस मिनिमम मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होंगे। तो जब वैसे क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं जो कभी न कभी किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, तो उसके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और ये क्वेश्चंस जो होंगे, वो पढ़ने के बाद आपको और कोई मैगजीन या और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है जीएस के लिए। मैं डेली एक एक सेट के माध्यम से मिनिमम 25 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, जिसका एक बेसिक आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो और साथ साथ मैं चाहूंगा कि इसके लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को, जो कि 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो मैं रखूंगा, उसमें आप आसानी से इसको देख करके 1 से 2 बार रिपीट करके आप इसको याद कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए, चलिए विलंब नहीं करते हैं, हम लोग आज के हमारे इस सेट को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज पहला सेट है, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जीएस इन्फिनिटी चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक, क्योंकि आपके द्वारा इस सब्सक्रिप्शन को बढ़ाया जाएगा तो मुझे महसूस होगा कि मुझे आप मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है। तो मैं इसे और ज्यादा बेहतर करके लाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेट 1 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो है का नाम क्या था। और इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? गीड़, टाइगर, राइनो, हंगुल। और इसका सही आंसर है टाइगर। सही आंसर क्या है? टाइगर। क्या है कि 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद यह पहली परियोजना थी। और इसकी शुरुआत अगर आप किए तो ये था शुरुआत आपका 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में इसकी शुरुआत पहली बार की गई थी। इसका मेन मकसद था कि ये जो टाइगर की संख्या धीरे धीरे कम होती आ रही है, उसको बढ़ाना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ? नीति आयोग कब प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन है आपके सामने। जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016, अगस्त 2015। और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा जनवरी 2015। नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसी को शॉर्ट में हम लोग नीति आयोग नाम जानते हैं। और इसके अगर पदेन अध्यक्ष की बात की है तो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष जो होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका मेन काम है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नीति बना करके, पॉलिसी बना करके देती है, जिससे कि डेवलपमेंट देश का हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? इसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास है। और वो ऑप्शन हमारे पास बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे और अन्ना हजारे। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा विनोबा भावे। इसकी स्थापना क्या था? 1934 ईस्वी में हुई थी। ये जो पौनार आश्रम है, जिसकी स्थापना विनोबा भावे के द्वारा 1934 ईस्वी में
भूदान आंदोलन के कंटेक्स्ट में उसी दौरान ये सब किया गया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ भी हमारे सामने है, और ये 4 ऑप्शन है हिंदी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पंजाबी। पंजाबी जो है जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है। ये क्या है कि 370 जब तक थी उस समय तक जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा जो थी वो उर्दू हुआ करती थी। वो क्या होती थी? उर्दू होती थी। लेकिन 2020 में जब ये 370 हटने के बाद आपको ये जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को पारित किया गया, तो उसमें कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी इन सबको भी इसको क्या है आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 है, जापान की संसद क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन यहाँ भी आपके सामने। तो 4 ऑप्शन कौन कौन सा है? कोर्टेस, डाइट, सेजिम और डेल। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे डाइट। जापान की जो संसद होती है उसको क्या बोलते हैं? डाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और कोर्टेस, यहाँ पे कोर्टेस भी है। कोर्टेस जो है ये स्पेन का संसद होता है, स्पेन के संसद को कोर्टेस बोलते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, रियाल, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल कौन सी देश की मुद्रा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? रोमानिया, सऊदी अरब, कुवैत, अंकोला। इसका सही आंसर है दोस्तों सऊदी अरब। रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। रोमानिया की अगर बात किया तो रोमानिया का जो करेंसी होता है रोमानियाई रियल। कुवैत की बात की जाए तो कुवैत को होता है कुवैती दिनार। और लास्ट जो अंगोला, अंगोला का होता है अंगोला क्वांजा। अंगोला का करेंसी होता है अंगोला क्वांजा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, भारतीय झंडे के चक्र में का रंग क्या है? भारतीय झंडे में जो चक्र होता है उसका रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है 4, नीला, लाल, केसरिया और काला। सही आंसर यहाँ पे होगा नीला। ये जो सही आंसर इसके क्या होगा? नीला। इसमें क्या होती है? 24 तिलियां होती हैं, और वो जो तिलियां होती है वो नीले रंग की होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाते हैं, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है हमारे सामने बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष और सत्यजीत रे। सही आंसर है यहाँ पे अरविंदो घोष। उन्होंने क्या है अंग्रेजी भाषा में वंदे मातरम का अनुवाद किया था, और इस अनुवाद का प्रकाशन पहली बार 20 नवंबर 1909 को किया गया था। और अगर इसका जो असली ओरिजिनल जो वंदे मातरम जो लिखा गया है ये संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में था। जिन्होंने ये उनकी जो उपन्यास है आनंद मठ, उसी का एक छोटा सा गीत है जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में किया गया था। उसी का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम लोग राष्ट्रगीत के तौर पे यूज करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे सामने, गीता, मुंडकोपनिषद, रामायण और मनुस्मृति। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, इनमें से तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? कुछ जनजातियां हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें तमिलनाडु में पाई जाने वाली कौन सी है? इरूला, पांग, गरोस और खौड़। ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इरूला। ये तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में पाई जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जरवा जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, अंडमान। इसका सही ऑप्शन है अंडमान। जरवा जनजाति के बारे में क्या है कि ये मानता है कि ये जो है जनजाति अफ्रीका से बाहर निकलने वाली पहली सफल जनजाति है जो अफ्रीकन कंटिनेंट से बाहर निकली थी, और ये आज भी शहरों से काफी दूर रहते हैं और अपने जीवन यापन के लिए ये
आज भी शिकार पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। कभी कभी बीच में काफी समय तक ये चर्चा में भी रहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आनंदमठ के लेखक कौन है? अभी जस्ट इसका चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आनंदमठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? एडी, हम लोग एडी और बीसी पढ़ते हैं। एडी का अर्थ क्या है? एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। किसके परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या जिस दिन की गई थी उसी को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अपने मोबाइल फोन के न पहुंच में होने का डर क्या कहलाता है? प्राय किसी किसी में डर होता है कि उसका कहीं मोबाइल छूट जाएगा, हो सकता है मोबाइल अब यूज नहीं कर पाएगा। ये जो डर होता है ये डर क्या कहलाता है? नोमोफोबिया, फोबिया या यूफोबिया? तो इसका सही आंसर है नोमोफोबिया। जो डर होता है कि मोबाइल में अब नहीं यूज कर पाऊंगा, ये डर, ये होता है नोमोफोबिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? ऑप्शन है अपराजितो, जलसाघर, पाथेर पंचाली, चारुलता। सही आंसर है यहाँ पे पाथेर पंचाली। ये 1955 में जो है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित किया गया था। ये लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने 11 पुरस्कार सत्यजीत रे को दिलाए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का जो है सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पटना। इसका सही आंसर है कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो कोलकाता में है। ये सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पंचतंत्र किसने लिखी है? पंचतंत्र जो कि एक उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा, ईश्वर कृष्णा, विशाख दत्त, वराह मिहिर। सही आंसर है विष्णु शर्मा। इसमें बेसिकली पद और गद में पशु और दंत कथाओं पर आधारित कहानियां हैं। ये कहानियां इस उपन्यास में लिखी गई है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? ये 4 पुरुषों के नाम है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी और भास्कर। तो यार कि इसमें से कौन आयुर्वेद के क्षेत्र से प्रसिद्ध है? सही आंसर है धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे वो राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है आईपीएल जो कि अभी चल रहा है। आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? 2005, 6, 8, 9। सही आंसर है 2008 में। आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? रेड क्रॉस ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया और स्वीडन। सही आंसर होगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 6, 7, 8, 9। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 6, 7, 8, 9। सही आंसर होगा यहाँ पे 9। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने थे? 9 रत्न थे। कितने थे? 9 रत्न थे। ये रत्न कौन कौन थे? राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला द प्याजा, फकीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खा। ये 9 लोग जो थे ये अकबर के दरबार में रत्न थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? कोचीन, मद्रास, बंबई, पटना। सही आंसर है कोचीन। क्या है? 1530 ईस्वी में गोवा में स्थानांतरित किया गया था। उससे पहले जो थी पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन हुआ करती थी। गोवा कब गया? तो 1530 ईस्वी में। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु जिन्होंने स्थापना की थी सिख पंथ की, संस्थापक। उनकी जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, लाहौर, तलवंडी, देहरादून। सही आंसर है तलवंडी में, जो कि फिलहाल पाकिस्तान के ननकाना साहिब में है। पंजाब जिले में ननकाना साहिब में वहां पे इनका जन्म था। पढ़ते हैं सेट नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेजा था? 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए इनको निकाल दिया गया था। श्रीलंका,
तो ये 4 ऑप्शन है, श्रीलंका, रंगून, काला पानी और नेपाल। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? रंगून। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण उन्हें 1858 में रंगून भेज दिया था, निर्वासित कर दिया गया था। फाइनली वहीं पे फिर वो काल वगैरह भी हो गया था। तो ये हमारे आज की स्टेट 1 के 25 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस मैं डेली आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन मिनिमम होगा, आगे जाके हो सकता है वो 50 भी हो जाए। तो 60 दिन में अगर कम से कम होता है तो हमारे पास यानी 1100-1200 क्वेश्चन तो मैं जरूर प्रैक्टिस करा दूंगा, जो काफी भी इंपॉर्टेंट होंगे। और उतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और जगह पे बुक वगैरह कोई पढ़ने की जरूरत है। तो आज का हमारा सेट यही पे रहता है। मैं फिर से एक बार चाहूंगा कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्रिप्शन होने से मुझे क्या प्रोत्साहन मिलेगी, मैं और ज्यादा बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं कल अगले सेट में। तब तक के लिए अपने भारतीय सेना के शौर्य का आनंद उठाते रहिए और पड़ोसी मुल्क के बर्बादी का भी। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।